चलिए, आप सभी का स्वागत है एसके एडुज़ोन परिवार में। आज फिर से हम लोग भारत दर्शन सीरीज जिसकी शुरुआत हमने कल किया था। इस भारत दर्शन सीरीज में हम लोग सिक्किम के बारे में कल हमने पढ़ा था और सिक्किम के बारे में हम लोग जाने थे, सिक्किम की संस्कृति के बारे में, सिक्किम के बारे में जितनी भी बातें था लगभग हमने कल किया था। आज हम लोग सिक्किम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और जानेंगे। फिर हम लोग आज भारत दर्शन सीरीज के तहत हम लोग पार्ट 2 पे चलेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक भारत का एक नया राज्य, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश पढ़ने से पहले आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़े थे कल सिक्किम के बारे में, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमने कुछ बच गया था उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बचा है वो लोग हमारे साथ नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कल हमने देखा था कि भारत का एक राज्य है, उसका नाम था सिक्किम। और सिक्किम के बारे में हमने कल बात किया था। जो सिक्किम है यह जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य। और सिक्किम के बारे में हमने पढ़ा था कि जो सिक्किम है, सिक्किम की सीमा अन्य 3 देशों से लगती है, जिसमें नेपाल था, भूटान था और चाइना यानी चीन था। 3 देशों के साथ सिक्किम की सीमा लगता है और एक राज्य पड़े थे, उसका नाम था पश्चिम बंगाल। तो 3 देश और एक राज्य का सीमा लगता है सिक्किम से। तो सिक्किम के बारे में हमने कल बहुत सारा फैक्ट्स पढ़ा था, लेकिन आज हम सिक्किम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम जो है, सिक्किम को भारत सरकार के द्वारा सिक्किम को भारत सरकार के द्वारा 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारत सरकार के द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को मिला था सह राज्य का दर्जा। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको हम लोग एसोसिएट स्टेट के नाम जानते हैं। तो सिक्किम को 35वां संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके बाद सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 36वां संविधान संशोधन 1975, इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को दिया गया है पूर्ण राज्य का दर्जा। तो सिक्किम के लिए ध्यान रखना है, सिक्किम के लिए 2 संविधान संशोधन है, एक 35वां है और एक 36वां है। 36वां संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है और सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है वो है 16 मई 1975। तो 16 मई 1975 से सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। और उसके बाद जो सिक्किम है, सिक्किम के लिए हमारे संविधान में एक नया संविधान के अनुच्छेद जोड़ा गया, उसका नाम था अनुच्छेद 371 का एफ। अनुच्छेद 371 क्लाउज एफ। अनुच्छेद 371 क्लाउज एफ में सिक्किम के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। तो ध्यान ये रखना है, सिक्किम के लिए 2 संविधान संशोधन, एक 35वां है और एक 36वां है। और सिक्किम को अनुच्छेद 371 क्लाउज एफ में वर्तमान में सिक्किम के लिए कुछ विशेष बातें का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा और बात करते हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में 2 पॉइंट और हमें ध्यान रखना है। सिक्किम के एक मुख्यमंत्री हुए हैं जिसका नाम है पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के एक मुख्यमंत्री हुए हैं, उसका नाम है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग। और ये जो पवन कुमार चामलिंग है, यह पूरे भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड कायम किया। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे थे पवन कुमार चामलिंग और इनका संबंध है किस राज्य से? राज्य का नाम है सिक्किम। पवन कुमार चामलिंग जो है भारत में अब तक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पे ये रहे हैं कि लगभग 24 साल तक ये मुख्यमंत्री के पद पर लगे रहे हैं। 1994 से लेकर लगभग 2019 तक लगभग जो है लंबे समय तक सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर ये बने रहे। उसके बाद सिक्किम से एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का संबंध है, उसका नाम है वाइचिंग भूटिया। उसका नाम है वाइचिंग भूटिया। और ये जो वाइचिंग भूटिया है, ये वाइचिंग भूटिया एक सिक्किम के एक फुटबॉलर रहे हैं। सिक्किम के एक फुटबॉलर यानी कि फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, कि उस व्यक्ति का नाम है वाइचिंग भूटिया। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमें सिक्किम के बारे में हमें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। इसके अलावा कल हमने नेशनल पार्क की बात किया था, तो सिक्किम के में बताए थे कि कल भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम था कंचनजंगा, वो सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में ही एक नेशनल पार्क है जिसको हम लोग बोलते हैं हांग चांद
जेगा, खांगचान जेंगा, या इन्हीं इसी खांगचान जेंदा को कभी कभी खांगचान जो जेदा है खांगचान जेंगा, इसी को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा, तो ध्यान ये रखना है कि सिक्किम में एक नेशनल पार्क है, उसका या तो हम कंचनजंगा नेशनल पार्क बोल सकते हैं या उसको खांगचान जेंदा के नाम से खांगचान जेंगा जेंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। और खांगचान जेंदा नेशनल पार्क, उसके बाद ये कंचनजंगा के बारे में बताए थे। कंचनजंगा भारत का एक मिश्रित विरासत स्थल है, जिसको सन 2016 में मिश्रित विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए। कल हम लोग सिक्किम के बारे में बहुत सारे फैक्ट बात किए थे। आज हम लोग सिक्किम के बाद भारत का एक नया राज्य पढ़ने वाले हैं। उस राज्य का नाम है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया राज्य, जिस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। चलिए, देखिए, एक राज्य है, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अगर हम ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अगर हम इस अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक नया राज्य हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। पहला प्रश्न यही है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या होता है। अगर हम इस अरुणाचल प्रदेश के अर्थ की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश का अर्थ होता है उगते सूर्य की भूमि। उगते हुए सूर्य की भूमि, उगते हुए सूर्य की भूमि। अरुणाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है उगते हुए सूर्य की भूमि। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अगर हम भारत के नक्शे पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत के सबसे पूर्व में एक राज्य स्थित है, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। और इस अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, इस अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, उसका नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, उसका नाम है ईटानगर। और ये प्रश्न पूछा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये ईटानगर इसका नाम क्यों है। तो ईटानगर इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे है ईंट का किला। 14वीं 15वीं सदी में यहाँ पे ईंट के किले का निर्माण करवाया गया है। ईंट के किला या ईंट का किला, ईंट का किला, ईंट का किला। तो ईंट के किला होने के कारण इस जगह का नाम पड़ा है ईटानगर। ईटानगर, जो ईटानगर क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। और अगर हम इस अरुणाचल प्रदेश को अगर हम थोड़ा सा अगर इसके मैप को अगर हम देखें, तो जो अरुणाचल प्रदेश आपको दिखेगा इस प्रकार से, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, यह है अरुणाचल प्रदेश। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये इस प्रकार से दिखेगा, ये है अरुणाचल प्रदेश, ऐसे। ठीक है, यह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में एक देश दिख रहा है, उस देश का नाम है चीन। और चीन का इलाका यहाँ पे है तिब्बत। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश के अगर हम पश्चिम की ओर अगर हम देखें, यहाँ पे एक देश है, उस देश का नाम है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में एक देश है चीन, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में एक देश है, उसका नाम है म्यांमार। और अगर हम इसके पश्चिम की ओर बात करें, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में एक देश है, उसका नाम है भूटान। तो अरुणाचल प्रदेश, इसका मतलब हुआ कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है, एक है चीन, एक है म्यांमार और एक है भूटान। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा अगर हम भारतीय राज्य की बात करें, तो अरुणाचल 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 प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम सीमा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम सीमा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में इधर इधर हमने देखा था अभी, इधर है चीन। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में एक देश है, उस देश का नाम है म्यांमार। और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में एक देश है, उस देश का नाम है भूटान। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की सीमा 2 राज्य, भारत के 2 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। एक राज्य का नाम है असम, एक राज्य का नाम है असम, और एक राज्य का नाम है नागालैंड। नागालैंड।
तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देश के साथ और 2 राज्यों के साथ लगती है। और उसके बाद ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश की ये जो चीन है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि म्यांमार के साथ भी सबसे लंबी सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश का। तो म्यांमार के साथ भी सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश का लगता है। चीन के साथ भी सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश का लगता है। चलिए, और अरुणाचल प्रदेश के साथ कितने राज्य की सीमा लगता है? तो 2 राज्य, एक कौन है? असम, और एक है नागालैंड। ठीक है, असम और नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। आगे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें और तो अरुणाचल प्रदेश भारत का अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य। और वहीं अगर हम भारत के सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है उसका नाम है गुजरात, और भारत का सबसे पूर्वी राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का मतलब क्या होता है? उगते हुए सूर्य की भूमि। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। जब हम लोग भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत जो है वो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और हम लोग एक लाइन में बोल देते हैं कि भारत जो है विश्व के गोलोक पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और अगर हम बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और यह भी ध्यान रखना है कि भारत का जो पूर्वी देशांतर जो 97 डिग्री 25 मिनट पर है इसको बोलते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। और यह हमें ध्यान रखना है कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम है किबुथु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम है किबुथु, या ऐसे एक और नाम जानते से कहा जाता है बलांगू। किबुथु या फिर बलांगू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु या बलांगू कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और अगर ये बात करें कितने डिग्री पर स्थित है तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा हमने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, चीन, भूटान और म्यांमार। और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। ठीक है, चलिए लिख चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण है, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण है चीन के साथ किया गया है, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। इसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मैकमोहन रेखा है या फिर जो मैकमोहन लाइन है, या मैकमोहन लाइन किस देश के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा खींचा गया है भारत और चीन के बीच में। और यह मैकमोहन रेखा कब खींचा गया है? 1914 में। मैकमोहन रेखा खींचा गया है हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में। किसके बीच? भारत और चीन के बीच में। और अगर पूछा जाए कि भारत में किस राज्य के बीच खींचा गया है, कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बीच ये रेखा खींचा गया है। इसका मतलब है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच एक रेखा है, उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण कब किया गया है? 1914 में। ठीक है, चलिए ये तो गया। इसके बाद अगर हम और बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें यहाँ के राजनीतिक स्थिति की, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें लोकसभा, अरुणाचल प्रदेश में जो लोकसभा की जो सीटें हैं, और अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा सीट, और एक और है
विधानसभा सीट, विधानसभा की सीट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 2, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 1 और विधानसभा की कुल सीटें हैं कितनी? 7। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, उसके बाद राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 60 सीटें, विधानसभा की कुल 60 सीटें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें थोड़ा सा मैप थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए चलिए, अगर हम यहाँ पे, यह है हमारा भारत का मैप और यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, यह है अरुणाचल प्रदेश और इस अरुणाचल प्रदेश की बात की, यहाँ पे आपका चीन है, यहाँ भूटान है और यहाँ पे म्यांमार है और नीचे में एक राज्य है उसका नाम है असम और यहाँ पे एक राज्य है उसका नाम है नागालैंड। और अगर हम थोड़ा सा और इसको अगर गौर से देखें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड से कहीं अधिक किसके साथ लग रहा है? असम के साथ। यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य के साथ लगता है? असम के साथ लगता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं असम में। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, आगे हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की कुछ यहाँ के, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के कुछ पर्वत के बारे में। ठीक है, पर्वत या फिर यहाँ की कुछ पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश की कुछ पर्वत या पहाड़ियां। ठीक है, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में जिस पर्वत का विस्तार है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में जिस पर्वत का विस्तार है उसको हम लोग जानते हैं पूर्वांचल हिमालय के नाम से। पूर्वांचल हिमालय मतलब हिमालय का वैसा भाग जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में फैल गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। और इस पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है, उसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाफला, डाफला की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पे है मिरी, डाफला की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पे है अबो, डाफला, मिरी, अबो। उसके बाद यहाँ पे है मिसमी, डाफला की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी। कभी कभी प्रश्न हमारा इस प्रकार आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए। ये क्रम है हमारा डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। और अगर हम थोड़ा सा नीचे की बात कर लें, नीचे में यहाँ पे एक पहाड़ी है, उसका नाम है पटकाई बुम की पहाड़ी, पटकाई बुम। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम की पहाड़ी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो पटकाई बुम की पहाड़ी है, यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में कौन सी पहाड़ी है? उसका नाम है पटकाई बुम की पहाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा ध्यान रखना है, आगे अगर पूछा जाए हमसे प्रश्न कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांगटो, कांगटो, कांगटो पर्वत। ये जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कांगटो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगटो। सारे लोग लिख लीजिए फटाफट, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगटो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में
दाफला, मिरी, अबोर मिसमी और पटकाई बुम की पहाड़ी है। और यहीं पे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कांगटो है। ठीक है, चलिए अब सुनिए। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है, गोरीचिन या गोरीचिन। एक प्रश्न पूछा गया है कि गोरीचिन चोटी, गोरीचिन चोटी भारत के किस राज्य में है? तो जो गोरीचिन चोटी की बात करें या फिर गोरीचिन के नाम से इसे जाना जाता है, तो गोरीचिन जो चोटी है ये भी कहाँ है? इसका भी ये भी कहाँ है? ध्यान रखना, ये भी है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। गोरीचिन चोटी भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पिक की बात करेगा तो कांगटो। पूछेगा गोरीचिन चोटी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और बाकी डाफला, मिरी, अबोर मिसमी और पटकाई बुम की पहाड़ी कहाँ है? ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सुनिए, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का एक नाम है, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम, अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्व नाम है वो है इसका नेफा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और ये नेफा का मतलब क्या होता है? नेफा का मतलब होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम है नेफा, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसके अलावा ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का अगर हम गठन की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ है एक राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 को। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जो अरुणाचल प्रदेश है 1972 में अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 1972 में अरुणाचल प्रदेश बना था भारत का केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को बना दिया गया भारत का एक पूर्ण राज्य। ठीक है, तो गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, लिखिए फटाफट। आगे बात करते हैं। आगे, अब आगे हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उस दर्रा का हमें नाम याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो महत्वपूर्ण दर्रा है उसका नाम है बोमडिला। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है, बोमडिला दर्रा। दूसरा है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। और ये ध्यान रखना है, इसी यांग याप दर्रे से भारत में एक नदी प्रवेश करती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा होते हुए प्रवेश करती है। और तीसरा जो दर्रा है उसका नाम है दीफू दर्रा, दीफू पास या दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। और ये प्रश्न ध्यान रखना है दीफू दर्रा के बारे में। जो दीफू दर्रा है, ये दीफू दर्रा 3 देशों की सीमा पर है, इसलिए दीफू दर्रा को ट्राई जंक्शन कहा जाता है। दीफू दर्रा को ट्राई जंक्शन कहा जाता है, दीफू दर्रा को ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है। और चूंकि ये 3 देशों की सीमा पर है, तो कौन से 3 देश हैं? उस देश का नाम है, सबसे पहले चूंकि भारत में है, एक भारत है, उसके बाद एक चीन है, उसके बाद एक देश है उसका नाम है म्यांमार। जो दीफू दर्रा है यह भारत का ट्रांजैक्शन पॉइंट, ट्रांजैक्शन का मतलब ये भारत के ये 3 देशों की सीमा पर है, भारत, चीन और म्यांमार। तो बोमडिला, यांगयाप, दीफू। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है यहाँ की दर्रे में एक दर्रा है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं सेला दर्रा, सेला दर्रा, सेला दर्रा। उसके बाद यहीं पे एक दर्रा है उसका नाम है बुमला, बुमला दर्रा।
और ये ध्यान रखना है, ये बोमडिला लिखा हुआ है और ये बुमला है। इसके अलावा यहाँ पे दर्रा है उसका नाम है पांगसांग दर्रा, पांगसांग दर्रा, पांगसांग दर्रा। इसके अलावा यहाँ पे एक और दर्रा है उसका नाम है लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रा। तो बोमडिला, यांगयाप, दीफू, सेला, बुमला, पांगसांग और लिखा पानी, सारी दर्री कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। देखिए चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्रा के बाद हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 नेशनल पार्क और 2 नेशनल पार्क में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, उसका नाम है नामदफा। नामदफा, नामदफा। और एक का नाम है मौलिंग। नामदफा और मौलिंग, नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। यह है 2 नेशनल पार्क। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे एक वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका नाम है पाखुई। पाखुई, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उस राज्य का नाम क्या होगा? उस राज्य का नाम क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा ध्यान रखना है यहाँ पे एक और वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है कामलांग। कामलांग, पाखुई कामलांग, पाखुई कामलांग, पाखुई कामलांग। ये वन्यजीव अभ्यारण्य 2 प्रसिद्ध है, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन ध्यान रखना है 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पाखुई और कामलांग। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम है पक्के, पक्के टाइगर रिजर्व। और एक कामलांग, कामलांग टाइगर रिजर्व। पक्के और कामलांग टाइगर रिजर्व पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। वन्यजीव अभ्यारण्य पाखुई, कामलांग नेशनल पार्क है, नामदफा और मौलिंग, और 2 नेशनल पार्क है। और यहाँ पे टाइगर रिजर्व में सबसे इंपॉर्टेंट है पक्के टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य में एक इंपॉर्टेंट है उसका नाम है पाखुई। तो नामदफा के बारे में, और ये सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए, ये सारे जितने भी हम नाम लिख रहे हैं सब नाम के जो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वन्यजीव अभ्यारण्य हो चाहे टाइगर रिजर्व, किस राज्य में है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। नामदफा, मौलिंग, पाखुई और पक्की, सबका संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की नदी के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के नदी, और हमें पता है एक नदी है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। और ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यह निकलती कहां से है? तिब्बत से। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो इसका नाम यहाँ पे होता है सांगपो। तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांगपो। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है जो हिमालय का हिस्सा है, उसका नाम है नामचा बारवा पर्वत। यहाँ पे एक पर्वत है उसका नाम है नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत। और इस नामचा बारवा पर्वत के पास ही जो ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? यू टर्न लेती है। ये यू टर्न दिख रहा है, तो ये यू टर्न लेती है कहां से? नामचा बारवा पर्वत से। और इसी नामचा बारवा पर्वत से होते हुए, यू टर्न लेते हुए, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहां प्रवेश करती है? भारत में। और भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पे एक दर्रा है, उस दर्रा का नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। और इस दर्रा होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश कर जाती है? उसका नाम क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश।
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। और इस अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, क्या नाम होता है इसका? दिहांग। यहाँ पे नाम क्या है इसका? दिहांग। दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से, और किस दर्रा को क्रॉस करते हुए? दियांग्याप दर्रा को क्रॉस करते हुए। और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये नदी कहाँ चली जाती है? असम में। और असम में जब ये नदी पहुंचती है, असम में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। असम में इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ये नदी असम होते हुए चली जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में। असम होते चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है क्या? इसको क्या बोलते हैं? जमुना। बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना। ठीक है। तो तिब्बत में इसका नाम सांगपो था। जब भारत में प्रवेश किया तो इसका नाम दिहांग था। जिस राज्य से प्रवेश किया उसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। असम में प्रवेश किया इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। चली गई बांग्लादेश, इसका नाम क्या हो गया? जमुना। ठीक है। उसके बाद इधर से पता है इधर से कौन सी नदी आएगी? पद्मा यानी गंगा। और दोनों के मिलने के बाद क्या बन जाएगी? मेघना। और इसी के नाम से कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो ध्यान रखना है नदी में, तो नदी में ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश की नदी में एक नदी है, उसका नाम क्या है? दिहांग। दिहांग। और ये दिहांग किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद यहीं पे एक नदी है, उसका नाम है लोहित। लोहित। और ये जो लोहित नदी है, इस लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं। इसे ब्लड रिवर कहा जाता है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं। और इस लोहित नदी पर एक पुल है। लोहित नदी पर एक पुल है, और उस पुल का नाम है ढोला सादिया पुल। उस पुल का नाम है ढोला सादिया पुल। और ये जो ढोला सादिया पुल है, ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो ढोला सादिया पुल जो है ये कहाँ पे है? तो ढोला सादिया पुल जो किस नदी पर है? तो क्या नाम, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा क्या? उसका नाम होगा लोहित नदी। और लोहित नदी क्या बोलते हैं? खूनी नदी कहा जाता है। इसके अलावा जो ढोला सादिया पुल है, इस ढोला सादिया पुल का नाम बदल के कर दिया गया क्या? इसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल। और ये जो भूपेन हजारिका है, ये भूपेन हजारिका का संबंध, ये जो भूपेन हजारिका है, इस भूपेन हजारिका को सन 2019 में क्या मिला है? भारत रत्न दिया गया है इसे, भूपेन हजारिका को। और ये जो भूपेन हजारिका पुल है, यह क्या है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल। भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, उसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। और इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका पुल, जिसका संबंध किस नदी से है? लोहित नदी से है। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? उसका नाम था ढोला सादिया पुल। इसके अलावा अन्य नदी की बात करें यहाँ पे, तो यहीं पे एक नदी बहती है, उसका नाम है कामेंग। कामेंग। और जितने भी नदी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चाहे कामेंग हो चाहे वो लोहित हो, ये सारी सारी नदियां जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की क्या है? ये सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक और नदी बहती है, उसका नाम है दिवांग। दिवांग। और ये लिखा हुआ है दिहांग, और ये लिखा हुआ है दिवांग। कामेंग। यहीं पे एक नदी है, उसका नाम है सुवनश्री। सुवनश्री। तो ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, लोहित, सुबनश्री, कामेंग और दिबांग, ये सारी नदियां का संबंध किस राज्य से है? उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, लिखिए पहले। चलिए पढ़े आगे। आगे सुनिए, आगे क्या है सुनिए। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में दो चार फैक्ट हमें और स्पेशल ध्यान रखना है। सुनिए क्या, कि अरुणाचल प्रदेश जो है, ये अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य।
अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है वह है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। और सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। सॉरी, सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, चलिए एक और चीज ध्यान रखना है आपको। और कितना है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व? 17 है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। उसका ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? राज्य का नाम होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। और कितना है? तो 972। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात है हरियाणा का और सबसे अधिक कहाँ है? वह है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा आपको एक दो चीज और ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, उसका नाम क्या है? तवांग बौद्ध मठ। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये ध्यान रखना है कि जो तवांग है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ। उसका नाम क्या है? तवांग। और ये तवांग बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो विश्व का ये दूसरा है तो सबसे पहला कौन है? ध्यान रखना है। तो विश्व का जो सबसे पहला है या सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे जो पहला बड़ा है उसका नाम है लहासा। लहासा में एक जगह है उसका नाम है पोटाला पैलेस। जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वह है लहासा का पोटाला पैलेस। और ये लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। और तिब्बत का जो लहासा है यहीं पे है कौन सा पैलेस? पोटाला पैलेस। और ये जो पोटाला पैलेस है क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ। और अगर हम दूसरे की बात करेंगे उसका नाम क्या है? तवांग बौद्ध मठ, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है, उस कुंड को हम लोग बोलते हैं परशुराम कुंड। और ये परशुराम कुंड भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है, उसका नाम क्या है? परशुराम कुंड। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट। आगे बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ झीलें हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जैसे एक झील है, उस झील का नाम है साला झील। अरुणाचल प्रदेश में एक झील है उसका नाम है साला झील। अरुणाचल प्रदेश में एक झील है उसका नाम है गंगा झील। यहीं पे एक झील है उसका नाम है मेहाव झील। साला झील, गंगा झील, मेहाव झील, इन सब का संबंध कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, चलिए हो गया, यहां तक लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब सुनिए ध्यान से, देखिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है।
अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है और उन सभी जनजातियों में जो सबसे प्रसिद्ध जनजाति है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम है आपा तानी जनजाति। उसका नाम है आपा तानी जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो महत्वपूर्ण जनजाति है उसका नाम है आपा तानी। देख सकते हैं यहाँ पे आपा तानी, आपा तानी। इसके अलावा यहाँ पे मिसमी जनजाति है। इसके अलावा यहाँ पे बांचो जनजाति है। इसके अलावा यहाँ पे नीसी जनजाति, नीसी, नीसी, ठीक है, नीसी। और नीसी यहाँ की भाषा भी है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक नीसी भाषा बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है नीसी, ठीक है। जनजाति यहाँ पे ज्यादा ध्यान रखना है आपातानी के बारे में। आपातानी जाति का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, विशाला झील का संबंध है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे एक दो फैक्ट्स और लिखा जाए कि यहाँ पे कुछ खनिज संसाधन मिलते हैं। यहाँ पे कुछ खनिज संसाधन मिलते हैं। ये खनिज संसाधन के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। और इस खनिज संसाधन में ध्यान रखना है यहाँ पे ग्रेफाइट पाया जाता है, ग्रेफाइट। और ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत में, ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है अरुणाचल प्रदेश में। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है। चलिए, ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? राज्य का नाम होगा अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे कोयला पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोयला है। और अरुणाचल प्रदेश में जो कोयला के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है उसका नाम है नामचिक, 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 नामफुक, नामचिक, नामफुक। ये जो अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पे पेट्रोलियम भी मिलता है थोड़ा बहुत, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, उसका नाम है खारसांग, खारसांग और निगरू, खारसांग और निगरू। ये यहाँ के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, खारसांग और निगरू। खारसांग और निगरू क्या है? यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पे कोयला उत्पादक में नामचिक, नामपुक। और ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार भी कहाँ है? वह है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम फसल की बात करें, फसल, ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे मुख्य फसल है चावल। अरुणाचल प्रदेश का सबसे मुख्य फसल, अरुणाचल प्रदेश का सबसे मुख्य फसल है चावल। अरुणाचल प्रदेश का सबसे मुख्य फसल है चावल। इसके अलावा चावल के अलावा यहाँ पे क्या होता है? मक्का। चावल के अलावा मक्का, और क्या होता है यहाँ पे? बाजरा। चावल, मक्का, बाजरा। इसके अलावा ये तो फसल हो गया। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे एक फल है, उसका नाम है कीवी, कीवी। और यह भी ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक कीवी का उत्पादन करता है कौन? अरुणाचल प्रदेश। और कीवी के उत्पादन में एक देश है, उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। इसलिए न्यूजीलैंड को बोलते हैं कीवियों का देश कहा जाता है। तो कीवी का उत्पादन कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसके अलावा यहाँ पे संतरा होता है, संतरा है। यहाँ पे सेब का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पे सेब है। ध्यान रखना है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे फसल है, उसका नाम है फल है, उसका नाम है कीवी। कीवी, संतरा, सेब का उत्पादन होता है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ की मुख्य फसल क्या है? वो क्या है? चावल। मुख्य फसल है चावल, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए, बस इसमें 2 पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, फिर इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश का एक, यहाँ पे एक एयरपोर्ट बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट।
डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, उसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। अब ये जो डोनी पोलो है, यहाँ से दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यह है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा कि डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है। यह है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है डोनी पोलो एयरपोर्ट। एक और प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि डोनी पोलो का अर्थ क्या होता है। तो डोनी पोलो का अर्थ होता है सूर्य और चंद्रमा। डोनी पोलो का अर्थ, जहां पे डोनी का अर्थ सूर्य है, पोलो का मतलब चंद्रमा है, तो डोनी पोलो का अर्थ होता है सूर्य और चंद्रमा। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है और इसका अर्थ होता है सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, चलिए, यह हम लोग पढ़ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। एक दो चीज और ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के एक दो उत्सव, ठीक है, यहाँ पे कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार, एक त्योहार है यहाँ पे जिसको बोलते हैं ड्री उत्सव, ड्री सोलुंग उत्सव, सोलुंग सोलुंग ड्री त्योहार, सोलंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ड्री त्योहार, ड्री उत्सव जिसको बोलते हैं, ड्री ड्री उत्सव और सोलंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, और ये ध्यान रखना है कि 7 बहनों वाली राज्यों में सबसे जो बड़ा राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। 7 बहनों में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे ये पूर्वी राज्य भी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा, एक चीज हमें और ध्यान रखना है। क्या कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, अच्छा, एक बार रिवीजन करा दें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, देखिए, चलिए, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, बताइए अरुणाचल प्रदेश भारत का क्या है, सबसे, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य। चलिए फटाफट हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न यह है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या होता है, सूर्योदय का, सूर्योदय की भूमि। या फिर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। वही अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश कौन होगा, जापान। तो उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, और डूबते हुए सूर्य का देश किसे बोलते हैं, ब्रिटेन को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। और भारत की बात करेंगे तो भारत में उगते हुए सूर्य का राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ईटानगर का अर्थ क्या होता है, ईट का किला। ठीक है, ईट का किला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम क्या है, दिहांग। और ये दिहांग किसका नाम होता है, ब्रह्मपुत्र का। अरुणाचल प्रदेश में जो दिहांग नदी है, दिहांग नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से, यांग्याप दर्रा से। और असम में आने के बाद इसका क्या नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है इसका, जमुना। और इसी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी, उसका नाम क्या है, लोहित। इसे क्या बोलते हैं, खूनी नदी कहा जाता है। इस पे कौन सा पुल है, धोला सादिया पुल है। इसको किस नाम जानते हैं वर्तमान में, भूपेन हजारिका पुल, जो क्या है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। और भूपेन हजारिका को 2019 में क्या दिया गया है, भारत रत्न। इसके अलावा यहाँ पे सुबनश्री है, कामेंग है और कौन है, दिवांग। इसके बाद भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश, 972 है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है, हरियाणा का है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, उसका नाम क्या है, तवांग। और तवांग क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ। और पहला कौन है, तिब्बत की राजधानी लहासा में कौन है, पोटाला पैलेस। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, उसका नाम क्या है, परशुराम कुंड। इसके बाद यहाँ पे कुछ झीलें हैं, जिसमें झील में साला झील है, गंगा झील है, मेहाव झील है। जनजाति पर है, इसमें सबसे प्रमुख जनजाति का नाम ध्यान रखना, उसका नाम क्या है, अपा टानी। मिसमी है, बांचो है और निसी है। और अरुणाचल प्रदेश में
सबसे अधिक किस भाषा को बोला जाता है? निची भाषा। इसके बाद यहाँ के खनिज संसाधन की बात करेंगे तो भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है नामचिक, नामपुक। इसके बाद पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? खारसांग। और कौन है? निगरू है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? चावल है। इसके अलावा यहाँ पे मक्का होता है, बाजरा होता है, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण फल कौन सा है? कीवी है। और यहाँ पे एक एयरपोर्ट, उसका नाम क्या है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। कहाँ है? ईटानगर में है। इसका अर्थ क्या होता है? सूरज और चंद्रमा। और यहाँ के महत्वपूर्ण उत्सव है जिसको बोलते हैं ड्री उत्सव, और कौन है? सोलुंग। इसके अलावा पढ़ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है। क्या नाम है उसका? एक का नाम है नामदफा और एक का नाम क्या है? माउलिंग। इसके बाद पक्की टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा हम लोग पढ़े अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिसमें डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कांगटो है। ठीक है। और गोरीचेन चोटी ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो झील पढ़ चुके हैं, झरना झील के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 1। और विधानसभा कितनी सीटें हैं? 60। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जितनी फैक्ट था लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में एक नए राज्य के साथ।